Good morning. I am Ravindra Kumar Beda. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about interference of two waves. या वहाँ पे हमने देखा था कि कैसे दो वेव्स इंटरफेयर हो रहे हैं और हमने वहाँ पे कंडीशंस भी देखा था कि दो वेव जो इंटरफेयर होंगे वो एक सोर्स से या फिर दो अलग अलग सोर्स से इंटरफेयर हो सकते हैं, मगर वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है आज हम डिस्कशन करेंगे. तो सोर्स एक मतलब सोर्स एक होना चाहिए इंटरफेरेंस के लिए. सो ऑन दैट बेसिस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोहेरेंट सोर्सेस. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोहेरेंट सोर्सेस. तो ये कोहेरेंट सोर्सेस क्या होता है देखते हैं. देखो पहले छोटे छोटे चीज हम लिखेंगे, उसके बाद दिखेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है कहानी. कोहेरेंट सोर्सेस क्या होता है, डेफिनेशंस ये बोलता है कि डेफिनेशन के टाइम कोहेरेंट सोर्सेस क्या है. टू सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ द लाइट एमिट्स from light of the two waves, the frequency of the two waves, the two sources are said to be coherent if they have the same frequency. मतलब दो सोर्स हैं, टू सोर्सेस हैं और इनके पास इन दोनों को कोहेरेंट कब बोलेंगे, अगर ये दो सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम होगा. क्या होगा, सेम फ्रीक्वेंसी आएगा. एंड क्या आएगा, एंड क्या आएगा, और दे हैव नो फेज डिफरेंस, no phase difference or constant phase difference. No phase difference or constant phase difference. No phase difference or constant phase difference. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है. Two sources are said to be coherent one if they have no phase difference or constant phase difference. If they have no phase difference or constant phase difference. पहले ये छोटे से लाइन को देख लो. ये छोटा सा लाइन क्या बोलता है, अगर मेरा एक वेव ऐसे चल रहा है और दूसरा वेव ऐसे चल रहा है, तो ये जो टाइम था, सोच जरा, फेज डिफरेंस मतलब क्या है. ये पे t इक्वल टू 0 था, यहाँ पे भी t इक्वल टू 0 था, मगर ये क्या हुआ है, ये t इक्वल टू 0 से ये वेव स्टार्ट हुआ है, मगर ये t इक्वल टू कोई दूसरा टाइम से ये स्टार्ट हुआ है. तो यहां से इतने का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हुआ है, यहां से इतना तक, यही पार्ट उसका फेज डिफरेंस बनेगा. तो ये फेज डिफरेंस पूरा वेव का मोशन, पूरा कहानी तक चलेगा. पूरा इंटरफेयर होने के बाद भी ये पूरा हमेशा, ये दोनों वेव हमेशा चलना चाहिए. ये फेज, अगर ये फेज डिफरेंस हमेशा रहता है इन दोनों वेव के बीच में, तो वहां पे हमको बोल सकते हैं कि दो सोर्सेस कोहेरेंट है. हम बोल सकते हैं कि दो सोर्सेस कोहेरेंट है. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है. नो फेज डिफरेंस मतलब एक वेव ऐसा है, दूसरा वेव भी ऐसा होगा, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस नहीं आना चाहिए. अगर ये यहां से शुरू होता है तो ये जो फेज डिफरेंस है ये हमेशा रहना चाहिए. तो तब जाके हम बोलेंगे कि टू सोर्सेस आर कोहेरेंट सोर्सेस. टू सोर्सेस आर कोहेरेंट सोर्सेस. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, आ रहे हाँ या ना इसमें किसी का दिक्कत है. चलो आगे बढ़ते हैं. तो अब दूसरा पॉइंट्स को देखते हैं कि टू सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी. सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है. मान के चल कि एक कोई वेव्स है, यहाँ पे ऐसे कोई वेव्स जा रहा है, ये मान के चल कि y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा 1t प्लस k इंटू x1. ये एक वेव से दो चीज मैं बताऊंगा, जरा ध्यान से देखो. और दूसरा वेव ये है जिसका इक्वेशन y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा 2t प्लस k x2 है. y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा 2t प्लस k x2 है. और इनके बीच में क्या होता है, अगर ये दोनों वेव, सोच जरा, अगर ये दोनों वेव में फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, हाँ कि नहीं, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है. मान लो कि ये मेरा पॉइंट P है, ये मेरा क्या है, पॉइंट P है. पॉइंट P पे ये वाला इंटरफेयर कर रहा है, पॉइंट P में ये इंटरफेयर कर रहा है. अगर मैं पॉइंट P पे यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा हूं, तो इन दोनों वेव में फेज डिफरेंस क्या आएगा, पहले सोचते हैं फेज डिफरेंस क्या आएगा इन दोनों वेव में.
क्या मेरा ये माइनस ये होगा या ये माइनस ये, कोई भी माइनस कर लो, y2 माइनस y1 से कर लो, या फेज क्या है, ये पार्ट फेज है। तो क्या मेरा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस के इंटू x2 माइनस x1 आएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 टी प्लस x2 माइनस x1 आएगा, हाँ कि नहीं। ये वाला मेरा पाथ का है, ये वाला यहाँ से पाथ आ रहा है, टी टाइम पे ये पाथ सब कवर कर रहे हैं। क्या होता है अगर यहाँ पे सोच जरा, अगर यहाँ पे मेरा दोनों वेव में फेज फ्रीक्वेंसी अलग अलग, ओमेगा क्या डिसाइड करते हैं, अरे ओमेगा टर्म क्या है 2 पाई एफ, ओमेगा टर्म क्या है 2 पाई एफ, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f1 है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f2 है, ओमेगा 1 पे लिख लो 2 पाई f1, ओमेगा 1 पे लिख लो 2 पाई f1 और ओमेगा 2 पे लिख लो 2 पाई f2। अरे हाँ या ना, तो इक्वेशंस क्या आ जाएगा, a1 sin 2 पाई f1 इंटू टी प्लस के इंटू x1, यहाँ पे क्या आ जाएगा a2 sin ओमेगा 2 में क्या आ जाएगा 2 पाई f2 t प्लस के x2। तो अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि सेम फ्रीक्वेंसी दोनों पे आया, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी f, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी f, तो क्या ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, क्या मेरा ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फॉर सेम फ्रीक्वेंसी, फॉर सेम फ्रीक्वेंसी, ये वाला इक्वेशन से फॉर सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी के लिए फाई मेरा क्या हो जाएगा ना k इंटू x2 माइनस x1। इसका मतलब ये हुआ, देख सो इक्वेशन को देखो, फाई इक्वल टू k इंटू x2, मतलब इसके लिए फेज डिफरेंस क्या होगा, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों हम टाइम ले रहे हैं, क्यों हम टाइम ले रहे हैं ना, मेरा दो टर्म होता है, एक होता है एम्पलीट्यूड, एक होता है इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला मैंने कल निकाला था, लास्ट क्लास में मैंने निकाला था, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई का रूट ओवर। नेट इंटेंसिटी का मैंने निकाला था i1 प्लस i2 प्लस 2 इंटू रूट ओवर ऑफ i1 i2 cos फाई। ये जो cos फाई टर्म है, cos फाई टर्म है, मैंने लास्ट क्लास बताया था cos फाई 2 रूट i1 i2 cos फाई इज द इंटरफेरेंस टर्म। यही वाला टर्म डिसाइड करता है कि इंटरफेरेंस कहां होगा। इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म cos फाई। क्यों cos फाई है, क्योंकि फाई डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, फाई डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, टाइम के हिसाब से हमको इंटरफेरेंस मिलेगा। अगर मेरा फ्रीक्वेंसी सेम हो गया तो जो cos फाई टर्म आता है वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब 5 सेकंड में मुझे अगर यहाँ पे एक इंटरफेरेंस मिला है, 10 सेकंड के बाद मुझे यहाँ पे कोई r पॉइंट पे इंटरफेरेंस मिलेगा, कोई और एक टाइम पे मुझे इंटरफेरेंस, और कोई और एक कोऑर्डिनेट पे मुझे इंटरफेरेंस मिलेगा। अरे हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है। डिफरेंट टाइम पे मुझे डिफरेंट स्पॉट पे इंटरफेरेंस मिलेगा। कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये वाला हमने कल पढ़ा था, हाँ कि नहीं। तो फाई वेरी करेगा तो पाथ डिफरेंस भी वेरी करेगा, उसके हिसाब से मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी वेरी करेगा। आया समझ में। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो वेव मिलते हैं तो वहां पे ब्राइट स्पॉट मिलता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमको डार्क स्पॉट मिलता है। ब्राइट स्पॉट का मतलब है हाई इंटेंसिटी, हाई लाउडनेस, हाई एम्पलीट्यूड। डार्क स्पॉट का मतलब है लो इंटेंसिटी, लो लाउडनेस, लो एम्पलीट्यूड। आया समझ में। ये जो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी है यही हमको डिसाइड करता है कि कहां पे ब्राइट स्पॉट और कहां पे डार्क स्पॉट मिलेगा। तो आओ, तो यहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी आया, तो यहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी आया तो यहाँ पे ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो फाई डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो हमको यहाँ पे ब्राइट स्पॉट मिलेगा, मान लो कि आर पे मुझे डार्क स्पॉट मिलेगा, कोई और एक पॉइंट लूं तो वहां पे और कोई ब्राइट स्पॉट मिलेगा, और ऊपर में लूं तो वहां पे और कोई डार्क स्पॉट मिलेगा। तो ये वेरी करता है, ये क्या हुआ, वेरी करता है स्पॉट के लिए। तो हमको अच्छा सा इंटरफेरेंस मिलेगा, अच्छा सा इंटरफेरेंस मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। तो हमको अच्छी तरह से इंटरफेरेंस मिलेगा और हमको पता चलेगा कि ब्राइट स्पॉट डार्क स्पॉट कहां पे कैसे मिलते हैं। वाह, अरे देख यहाँ पे तुझे दिखाई दिया कि हाँ ये बहुत ज्यादा लाइट दे रहा है, तो यहाँ पे ब्राइट स्पॉट मिलेगा। कुछ देर में तूने देखा यहाँ पे मुझे डार्क स्पॉट मिल रहा है, कुछ देर बाद तूने यहाँ पे देखा बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो इसका मतलब तेरा जो वेव्स आएगा, क्या वेव्स ऐसे आएंगे, क्या मैं बोल रहा हूँ ये ऐसे आएगा, यहाँ पे ब्राइट स्पॉट, यहाँ पे डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट।
ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट ऐसे आएगा। तो तुझे अच्छा तरीके से डिस्टेंस होगा पॉइंट के जहां पे तेरा इंटरफेरेंस हो रहा है, जहां पे तेरा इंटरफेरेंस हो रहा है वहां पे तुझे अच्छी तरह से क्या दिखाई देगा, डिस्टेंस होगा, तो वहां पे तो अच्छी तरह से लाइट का तू पैटर्न ऑब्जर्व कर सकता है, इंटरफेरेंस पैटर्न तो ऑब्जर्व कर सकता है। ये है उसका क्या फायदेमंद की अगर ये सेम फ्रीक्वेंसी में आ जाता है तो हम इंटरफेरेंस पैटर्न को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। आया समझ में? सो फॉर कोहेरेंट सोर्सेस frequency must be two sources, for two sources to be coherent frequency must be same। आया समझ में? कोई बदमाश लड़का ने आया और पूछा कि सर अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हुआ तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी तो सेम होगा, आपने बोल दिया कि कोहेरेंट सोर्सेस होगा, हमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक ठाक मिलेगा, ब्राइट स्पॉट मिलेगा, कुछ देर के बाद डार्क स्पॉट मिलेगा, ये ठीक ठाक है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर कोई आदमी आगे पूछ लिया कि अगर कोई बच्चा पूछ लिया कि अगर सर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हुआ तो क्या होगा? देखिए सर, अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हुआ तो ये जो फाई टर्म है क्या टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा? ये जो फाई टर्म है क्या मेरा टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा? तो cos फाई भी टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। सोच जरा, cos फाई भी क्या होगा? टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर cos फाई टाइम के ऊपर डिपेंड करता है तो एक पॉइंट पे, सोच जरा, एक पॉइंट पे यहां पे मुझे ब्राइट स्पॉट मिल रहा है, उसी पॉइंट पे मुझे डार्क स्पॉट भी मिलेगा। टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब 5 सेकंड में यहीं पे, 10 सेकंड पे भी यहीं पे। ये x2 x1 तो सेम हो जाएगा, x2 x1 यहाँ पे x1 यहाँ पे x2, ये वाला x1 के लिए है, ये वाला x2 के लिए। 5 सेकंड के लिए भी वही वहीं पे आएगा, 10 सेकंड के लिए भी वही पे आएगा, 20 सेकंड के बाद भी वहीं पे आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे पाथ चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे पाथ चेंज नहीं हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे x2 x1 वहीं पे हो जाएगा, x2 x1 चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है। आया समझ में? 5 सेकंड के बाद ये वेव यहाँ पे आएगा, 10 सेकंड के बाद वेव यहाँ पे आएगा। डिफरेंट सोर्सेस के लिए मैं बोल रहा हूं, टू सोर्सेस के लिए क्या हो जाएगा, अगर मेरा टाइम चेंज नहीं होता, सॉरी फ्रीक्वेंसी मेरा सेम नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होता है, देन द phase difference term depends upon the time, phase difference term depends upon the time। अगर ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, अगर ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, हमको अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। We will not get for different frequency, for different frequency, क्या मैं लिख रहा हूं देखो अच्छी तरह से, for different frequency interference pattern will not be obtained properly, इंटरफेरेंस पैटर्न अच्छी तरह से मिल नहीं सकता हमको। that means at a single spot we will get bright spot and dark spot, we will get bright spot and dark spot after, we will get bright spot and dark spot after some interval of time, after some interval of time। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आ रहे हाँ या ना? कुछ इंटरवल के बाद एक ही जगह में हमको ब्राइट स्पॉट भी मिलेगा, डार्क स्पॉट भी मिलेगा। दैट मींस इसका जो ग्राफ आएगा, सोच जरा, यहाँ पे मैं कर रहा हूं, इसका जो ग्राफ आएगा तो ये ऐसा होगा, यहाँ पे ब्राइट स्पॉट, यहाँ पे डार्क स्पॉट, यहाँ पे ब्राइट स्पॉट, यहाँ पे डार्क स्पॉट, मतलब 5 सेकंड के बाद ब्राइट स्पॉट, 5 सेकंड के बाद डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट। तो ये इतना रैपिडली होगा कि तुमको दिखाई भी नहीं देगा, ये इतना रैपिडली भी होगा तुमको दिखाई नहीं देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आ रहे हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या हुआ, अगर मेरा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आ गया तो इंटरफेरेंस पैटर्न में एक ही जगह में इंटरफेरेंस, मतलब पॉइंट P पे ही ब्राइट स्पॉट आएगा, पॉइंट Q पे भी डार्क स्पॉट आएगा, सॉरी पॉइंट P पे भी ब्राइट स्पॉट, पॉइंट P ही डार्क स्पॉट आएगा कुछ इंटरवल, टाइम के इंटरवल के बाद।
मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर एक्चुअल डिफरेंट पॉइंट पे अगर ब्राइट स्पॉट डार्क स्पॉट मिलेंगे तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक ही जगह में ब्राइट, एक ही जगह में डार्क, और इतना रैपिडली होगा कि हमको दिखाई नहीं देगा। एक्चुअली इसका प्रॉब्लम क्या होता है, क्यों हम ये बोल रहे हैं कि जो दो सोर्स होते हैं, लाइट कोहेरेंट सोर्स के लिए दो सोर्स से आ नहीं सकता। यहां तक क्लियर हो गए? नेक्स्ट चलते हैं। टू इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए कोहेरेंट सोर्सेस नहीं हो सकता। टू इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नॉट बी कोहेरेंट। टू इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नॉट बी कोहेरेंट। क्यों? अच्छा सब क्वेश्चन है। Why two independent sources are not coherent? दो अलग अलग सोर्स कभी कोहेरेंट नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि लाइट जो आता है कहां से एमिट होता है? एटम से एमिट होता है। सोच जरा, उसका थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ चलो कि लाइट इज एमिटेड बाय द एटम्स, हाँ कि नहीं? एक छोटा सा सोर्स भी बहुत मिलियन ऑफ एटम मेरा एमिट करता है, बहुत मिलियन ऑफ एटम वहां पे होते हैं। इवन ए सिंगल स्मॉल पार्टिकल सोर्स कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ एटम्स। आया समझ में कि नहीं? लाइट एटम से एमिट होते हैं, एक छोटा सा सोर्स भी बहुत मिलियन ऑफ एटम को एटम से ही बनता है। इवन ए सिंगल स्मॉल सोर्स कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ एटम्स। तो वहां पे जो लाइट एमिट होते हैं डिफरेंट एटम से, सोच जरा, एक स्मॉल सोर्स से बहुत सारे एटम रहते हैं और जो एटम लाइट मेरा एमिट करते हैं, वहां से जो लाइट एमिट होता है वो इंडिपेंडेंटली एमिट होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? लाइट जो एमिट होता है वो मेरा इंडिपेंडेंटली एमिट होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ कि नहीं? एंड दैट टुक प्लेस वेरी रैपिडली, दैट टेक्स प्लेस वेरी रैपिडली। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आया समझ में कि लाइट एमिटेड बाय द मोनोक्रोमैटिक सोर्स। मोनोक्रोमैटिक सोर्स मतलब सिंगल वेवलेंथ वाला सोर्स। अच्छा एक काम करते हैं, ये वाला एक्सप्लेन हो गया, ये वाला एक्सप्लेन हो गया। चलो इसको मैं मिटा देता हूं, स्क्रीन को पॉज करिए, जिसका जो लिखना है लिख लो, आगे चलते हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेस के लिए पहले था सेम फ्रीक्वेंसी। कोहेरेंट सोर्सेस के लिए सेम क्या था? सेम फ्रीक्वेंसी। दूसरा है जीरो फेज डिफरेंस, जीरो फेज डिफरेंस। और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। जीरो फेज डिफरेंस और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। आया समझ में? अब हमने देखा, अब हमने और एक चीज यहां पे नोटिस किया। मैंने यहां पे भी बोल दिया था डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगा तो एक ही पॉइंट पे हमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। इसका मतलब ब्राइट स्पॉट डार्क स्पॉट, जो कि हम अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और एक चीज हमने यहां पे दिखा कि टू सोर्सेस, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस, क्या मैं इसको ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नॉट बी कोहेरेंट, कैन नॉट बी कोहेरेंट। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नॉट बी कोहेरेंट। ये जो इंडिपेंडेंट सोर्स है इसको हम कोहेरेंट नहीं बोल सकते। टू इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नॉट बी कोहेरेंट। क्यों अब इसको कोहेरेंट नहीं हो सकता? यही होता है, एक स्मॉल एटम से मेरा लाइट एमिट हो रहा है, एक स्मॉल सोर्स भी उसके पास बहुत मिलियन ऑफ एटम होते हैं, एंड वहां से जो लाइट एमिट होता है वो रैपिडली, इंस्टेंटली, इंडिपेंडेंटली एमिट होता है। बहुत सारे एटम के पास इंडिपेंडेंटली वो लाइट एमिट करते हैं। आया समझ में कि नहीं? और यहां से जो मोनोक्रोमैटिक सोर्स से मोनोक्रोमैटिक का मतलब है लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब क्या है? लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। अब सिंगल वेवलेंथ से जो लाइट मेरा ट्रैवल कर रहा है, सिंगल वेवलेंथ से जो लाइट मेरा एमिट हो रहा है, that lights are coherent for 10 to the power minus 8 second. Monochromatic lights coherent,
कोहेरेंट फॉर 10 टू द पावर -8 सेकेंड, ये वाला मोनोक्रोमेटिक लाइट्स आर कोहेरेंट फॉर 10 टू द पावर -8 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ 1 सेकेंड में 10 टू द पावर 8 टाइम्स हमको इंटरफेरेंस मिलेगा। 1 सेकेंड में हमको 10 टू द पावर 8 टाइम्स इंटरफेरेंस पैटर्न्स मिलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आ रहा है या ना? इंटरफेरेंस पैटर्न 10 टू द पावर 8 टाइम्स चेंज होगा। 1 सेकेंड में 10 टू द पावर 8 टाइम्स इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा या फिर इंटरफेरेंस पैटर्न विल चेंज। क्या ये दो लाइन समझ में आ रहा है? मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या है? लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। इसका मतलब व्हाइट लाइट जा रहा है व्हाइट लाइट, येलो लाइट जा रहा है येलो लाइट, एक ही वेवलेंथ होगा उसका। वहां सोडियम लाइट जा रहा है सोडियम का लाइट ही जाएगा। और उसमें जो कोहेरेंट, उसका जो लाइट सोर्स एमिट होता है वहां से बहुत सारे एटम्स वहां पे होते हैं, मिलियन ऑफ एटम्स भी होते हैं। और मिलियन ऑफ एटम्स से जब लाइट एमिट होता है और वो इंडिपेंडेंटली और रैपिडली एमिट होते हैं, और जो रैपिडली एमिट होते हैं दैट लाइट्स आर कोहेरेंट फॉर 10 टू द पावर -8 सेकंड। लाइट्स रिमेन कोहेरेंट फॉर 10 टू द पावर -8 सेकंड। कौन? मोनोक्रोमेटिक लाइट। एक ही सोर्स से एक लाइट जो आ रहा है और एक ही सोर्स में बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो इसीलिए वो वाला कोहेरेंट कितने तक है? 10 टू द पावर -8 सेकंड तक। तो इसका मतलब हुआ 1 सेकंड में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 1 सेकंड में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 8। अरे 10 टू द पावर -8 सेकंड का टाइम पीरियड है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 8। तो 1 सेकंड में 10 टू द पावर 8 टाइम्स मेरा इंटरफेरेंस पैटर्न चेंज होगा। इंटरफेरेंस क्या होगा? पैटर्न चेंज होगा। अगर इंटरफेरेंस पैटर्न 10 टू द पावर 8 चेंज होगा, ये बहुत रैपिडली है, तो ये क्या हमारे नेकेड आई को, मतलब खुली आंख को दिखाई देगा क्या? ये वाला इतना वी कैन नॉट विजुअलाइज दिस, वी कैन नॉट विजुअलाइज द इंटरफेरेंस पैटर्न्स। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? This happens so rapidly that we cannot visualize it. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? So, two independent sources cannot be coherent. दो अलग अलग सोर्स से लाइट मेरा कोहेरेंट नहीं बन सकता। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकता है। तो दो इंडिपेंडेंट सोर्स से फ्रीक्वेंसी लाइट का वेरी करता है, तो इसको बोलते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेस। क्या बोलते हैं इनको? इनकोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस इसका एक होता है जो लाइट कोहेरेंट नहीं होते हैं, उसको हम बोलते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेस। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आ रहा है या ना? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इनकोहेरेंट सोर्सेस बोलते हैं। आया समझ में? तो टू मोनोक्रोमेटिक लाइट्स, टू सोर्सेस, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नॉट बी कोहेरेंट। आया? ये बात समझ में आ रही। नेक्स्ट को चलते हैं। वहां पे कुछ ये होता है, दो पार्ट्स में करता हूं। एक होता है कंडीशंस फॉर कोहेरेंट सोर्सेस। कंडीशंस फॉर कोहेरेंट सोर्सेस। तो दो कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग द टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। कंडीशंस फॉर कोहेरेंट सोर्सेस। पहला, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। दूसरा क्या हो जाना चाहिए? लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। लाइट मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। लाइट मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है? मतलब इसके पास सिंगल वेवलेंथ, सिंगल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेवलेंथ भी सेम होगा। सिंगल वेवलेंथ का मतलब है सिंगल फ्रीक्वेंसी, तो सिंगल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी। ये जो है ये भी वही है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? तो और फ्रीक्वेंसी सेम, लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। लाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स। लाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स। लाइट एक ही सोर्स से आना चाहिए। लाइट मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स। मतलब दो लाइट यहाँ पे आएंगे। इंटरफेरेंस मतलब क्या? दो वेव आना चाहिए। जो दो वेव मेरा आना चाहिए वो एक ही सोर्स से निकलना चाहिए। एक ही सोर्स से फेज डिफरेंस 0 होगा या फिर कांस्टेंट होगा, और उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस आएगा
दैट शुड बी स्मॉल। जो पाथ डिफरेंस आएगा इसके किसके बीच में, जहां पे ये क्या होंगे, इंटरफेयर होंगे। पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव, path difference between wave and screen, path difference between wave and screen should be small, should be small, path difference between wave and screen should be small, बहुत small हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये चार कंडीशन से फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, लाइट मोनोक्रोमेटिक होना, लाइट मोनोक्रोमेटिक से ही फ्रीक्वेंसी मेरा सेम हो जाएगा, और लाइट, द टू सोर्सेस ऑफ लाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, मतलब जो दो वेव्स होते हैं, टू वेव्स ऑफ द लाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, एक ही सोर्स से निकलना चाहिए। दोनों सोर्स होगा तो ये हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो इंडिपेंडेंट सोर्स का फ्रीक्वेंसी भी इंडिपेंडेंट हो जाता है। तुम बोलोगे सर दो सेम लाइट कभी एक ही दो सोर्स से नहीं निकल सकते। व्हाइट लाइट मतलब व्हाइट लाइट ही मेरा ट्रेवल करेगा, आया समझ में? चलो, पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव एंड द स्क्रीन शुड बी स्मॉल, वहां पे स्मॉल होना चाहिए। पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। क्या मेरी बात आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ओके। अब ये सिंगल सोर्स जो आया, द टू कोहेरेंट सोर्सेस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट सोर्स, कौन सा मेथड है, कौन सा वाला मेथड हम यूज करेंगे कि क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोर्सेस टू ऑब्टेन फॉर कोहेरेंट सोर्सेस, मतलब कैसे हम कोहेरेंट सोर्सेस पा सकते हैं, दो सोर्स को, सॉरी एक सिंगल सोर्स से कैसे कोहेरेंट, कौन सा मेथड है। हमने योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया है, आइए पढ़ेंगे। योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला कोर्स में तुम्हारा है योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट से तुमको एक ही सोर्स से कोहेरेंट सोर्सेस मिलेगा, आया समझ में? आगे नहीं, ये तीन जो मैं यहां पे लिखूंगा, दीज आर द मेथड्स टू ऑब्टेन द कोहेरेंट सोर्सेस, दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्सेस, आया समझ में? मेथड्स फॉर प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्सेस, ये है योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक है फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म, शायद फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म, फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म मेथड, और एक है लॉयड सिंगल मिरर एक्सपेरिमेंट। ये तीन Lloyd's single mirror experiment, Fresnel's biphasing experiment and Young's double slit experiment are the three methods which are used to producing coherent sources, and there are three conditions. ये condition दोनों सेम है, frequency सेम, light should be monotonous, दोनों ही सेम है, and there are three conditions to get the sources to be coherent. Light should obtain from a single source, and path difference between the wave and the screen should be small. आया समझ में? अरे हाँ या ना? ओ सॉरी, यहाँ पे वेव नहीं, पाथ डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड द स्क्रीन, पाथ डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड द स्क्रीन, सोर्स और स्क्रीन में ज्यादा नहीं होना चाहिए, पाथ डिफरेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन शुड बी स्मॉल। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेते हैं, हम इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व नहीं कर सकते, एक दो सोर्स से भी कोहेरेंट सोर्सेस नहीं हो सकता। अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए जो आ रहा है उसको हम इनकोहेरेंट सोर्सेस बोलते हैं। चलो स्क्रीन को पॉज करके यहाँ पे लिख लो, दो तीन छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या क्वेश्चन दिया गया है? टू प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव्स propagating in the same direction with amplitudes a and 2a and differing in phase by pi/3 superpose. Calculate the amplitude of the resonant. सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या यहाँ पे मुझे a1 इक्वल टू कैपिटल A, a2 इक्वल टू 2a दिया गया है और थीटा इक्वल टू pi/3 दिया गया है? अरे हाँ या ना, सॉरी थीटा नहीं, फाई में से pi/3 दिया गया है। अब मुझे पूछा गया कि a नेट कैलकुलेट करो, तो स्क्वायर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। a1 मतलब a का स्क्वायर, a2 मतलब 2a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 2a cos
पाई बाई 3 सुपरपोज। ये ए स्क्वायर प्लस 5a का स्क्वायर, 4a स्क्वायर मतलब 5a स्क्वायर, यहाँ पे 2 2 4 9a का स्क्वायर cos पाई बाई 3, cos 60 मेरा कितना है 1/2। क्या मेरा यही आंसर आएगा? अरे हाँ या ना, क्या मेरा यही आंसर आएगा? सर ये वाला 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यहाँ पे 2 कैंसल हुआ, 5 प्लस 5a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर दैट इज 7a का स्क्वायर का रूट दैट इज इक्वल टू रूट 7a। तो ये है मेरा ए नेट का एम्पलीट्यूड, ए नेट का एम्पलीट्यूड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? चलो स्क्रीन को पॉज करके वाला लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। स्क्रीन को पॉज करके वाला लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्या क्वेश्चंस दिया गया है? टू सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी I and 4I आर यूज्ड इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। Find the intensity at points where the waves from two sources superimpose with a phase difference of π/2। जो हमने लास्ट क्वेश्चंस किया था, वहां पे एम्पलीट्यूड को निकाले थे। अब हम करेंगे इंटेंसिटी के बारे में। यहाँ पे इंटेंसिटी I1 इक्वल टू I दिया गया है, I2 इक्वल टू 4I दिया गया है, एंड दे आर सुपर इम्पोजिंग विथ अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2। इसका मतलब फाइ मेरा क्या दिया गया है? π/2। तो I1 I2 4I दिया गया है और मेरा फाइ इक्वल टू π/2 दिया गया। तो मेरा नेट I का फॉर्मूला क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ I1, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं आएगा, सॉरी, I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू रूट ओवर ऑफ I1 I2 cos फाइ। I1 के जगह I, I2 के जगह 4I, 2 इंटू I 4I cos π/2। cos 90 मेरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो I प्लस 4I सिंपली आएगा 5I। तो I मेरा क्या आ जाएगा? 5I। I मेरा क्या आ जाएगा? I नेट, मतलब ये I नेट आता है, ये मेरा क्या आता है? I नेट रिजल्टेंट है, समझ में? हाँ चलो स्क्रीन को पॉज करके कर लो, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट 2 पॉइंट्स इन ए स्क्रीन having same intensities, मतलब यहाँ पे I1 और I2 सेम है। When waves from sources S1 and S2 have phase difference of π/3, उनके बीच का phase difference क्या आएगा? π/3 आएगा। तो पहले सोच लो कि दोनों में थीटा मेरा, सॉरी थीटा नहीं तो फाइ मेरा क्या है? π/3 है। फाइ मेरा क्या है? π/3 है। आया समझ में? ओ सॉरी यहाँ पे दो क्वेश्चंस दिया गए, सॉरी हाफ वेव फेज डिफरेंस ऑफ π/3 एंड π/2 रेस्पेक्टिवली। मतलब दो सोर्स होते हैं, जो दो सोर्स का फेज डिफरेंस अलग अलग है, एक π/3 और एक π/2, मगर दोनों का इनसे इंटेंसिटी सेम है। मतलब φ1 π/3, φ2 मेरा π/2 है। इंटेंसिटी मेरा I1 इक्वल टू I2 मान के चलो कि I0 है, इंटेंसिटी मेरा ये है, दोनों का सेम है, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0। तो पहले के लिए मैं निकालूं IR, एक में निकालता हूं IR, मतलब I रिजल्टेंट में निकालता हूं कि I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू रूट ओवर ऑफ I1 I2 cos फाइ में लिखना चाहता हूं। सोच जरा, ये इक्वेशन में I1 सेम है, I2 सेम है। सोच जरा, इस इक्वेशन में I1 और I2 दोनों सेम है। तो पहले के लिए मैं निकालूं I रिजल्टेंट इक्वल टू I प्लस I, दोनों अगर सेम सोर्स हैं, दोनों अगर सेम इंटेंसिटीज में हैं, I प्लस 2I इंटू I cos फाइ, कोई वैल्यूज ले लो, सॉरी आया समझ में? तो I प्लस I क्या आया? 2I, 2I है तो एक आएगा 2I cos फाइ। तो मेरा I रिजल्टेंट आ रहा है 2I को कॉमन लिया तो 1 प्लस cos फाइ, ये मेरा आ रहा है I रिजल्टेंट। तो कभी भी अगर दो डिफरेंट सोर्स का इंटेंसिटी सेम होते हैं, तो हम ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं कि IR इक्वल टू 2I इनटू 1 प्लस cos फाइ, वहां पे फाइ जो डिफरेंट आएगा वहां पे ये पुट कर दो। आया समझ में? तो यहाँ पे जो दो सोर्स है, मान के चल कि एक सोर्स, अच्छा यहाँ पे एक लिख लेता हूं मैं, दो सोर्स का नेमिंग में P और एक का Q कर देता हूं। एक सोर्स का नाम में P कर देता हूं, एक सोर्स का मैं Q कर लेता हूं। तो मेरा IP
क्या आएगा, आई पी इक्वल टू 2i 1 प्लस कॉस फाई का p, आई क्यू आएगा 2i 1 प्लस कॉस फाई का q। क्या मेरा दो इस तरह आएगा। अब इन दोनों के मैं डिवाइड करता हूं तो आई पी बाई आई क्यू करता हूं तो क्या आ जाएगा, 2i 1 प्लस कॉस फाई का p, 2i 1 प्लस कॉस फाई का q। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। तो 2i कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस कॉस फाई p का वैल्यूज क्या है, ये 1/3। अच्छा इसको p ले लो, इसको q ले लो, फाई कॉस पाई/3, ये वाला आएगा 1 प्लस कॉस पाई/2। कॉस पाई/3 का वैल्यूज क्या है, 1/2 है, और ये वाला 0, 90 तो 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा। तो मेरा आई पी बाई आई क्यू क्या आ रहा है, 1 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 3/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो मेरा आई पी बाई आई क्यू, आई पी बाई आई क्यू का जो रेशियो है वो आ रहा है 3:2। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, आ रहे हैं या ना। ऐसा समझ में, दोनों अगर सेम सोर्सेस का, दो सोर्स का सेम इंटेंसिटी हुआ तो ये वाला आएगा। आया समझ में। फेज डिफरेंस अलग रहेगा, फेज डिफरेंस अलग रहेगा तो तुम यहाँ फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो ये वाले को। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। वाह, तो आज के क्लास में इतना ही था। अगर आज के क्लास में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो, मैं कोशिश करूंगा और एक बार उसको समझाने के लिए। वाह, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोई नया चीज के साथ। ठीक है, थैंक यू।